2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी सिविल वॉर और सबसे ज्यादा नस्लकुशी सूडान में हो रही है। इस सिविल वॉर की वजह से सूडान की 5 करोड़ आबादी में से 1.5 करोड़ लोग अपने घर और शहर तक छोड़ चुके हैं, जबकि इनमें से 35 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके करीब के मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। 2.5 करोड़ लोग शदीद गिजाई किल्लत का शिकार हैं, जिन्हें पेट पालने के लिए रोटी तक मुयसर नहीं हो पा रही है। इनमें से 40 लाख तो सिर्फ बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, और उनमें से 7,70,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खुराक और दवाइयां ना मिलने की वजह से जिंदगी के आखिरी मराहिल में हैं। और नवंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोग सिविल वॉर में मारे जा चुके हैं। और सोने पे सुहागा ये कि सिविल वॉर की वजह से सूडान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 300% तक का इजाफा हो चुका है। इस सिविल वॉर की वजह से सूडान में कत्ल, सेक्सुअल वायलेंस और बच्चों को फौज में शामिल करने जैसे केसेस में 500% तक का इजाफा हो चुका है। शायद आपके लिए ये बात हैरत का बायस होगी कि सूडान, जिसकी जीडीपी माइनस में चल रही है, पूरे अफ्रीका में गोल्ड का 3rd सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले 3 महीनों के डेटा में सूडान ने 26 टन से ज्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट किया, लेकिन इस सबसे सूडान कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान का तकरीबन 80% गोल्ड बैरूनी ममालिक में स्मगल हो जाता है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के पास 1.25 बिलियन बैरल तेल मौजूद है, जबकि गैस के ज़खायर 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के बावजूद सूडान आज दुनिया का गरीब तरीन मुल्क और इंसानी तारीख की एक भयानक जंग में क्यों उलझ गया। कभी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सूडान आज मुसलमानों ही का खून क्यों बहा रहा है। लेकिन सूडान के मौजूदा हालात को जानने के लिए हमें सूडान की हिस्ट्री जानना जरूरी है, और उसके लिए हमें कहानी को रिवाइंड करना पड़ेगा। Fighting broke out in Sudan in mid-April. You've seen it on the streets and in the sky. Daring evacuation of the American embassy in Sudan. More than 400 people have died, close to 4,000 wounded. And a watching world is asking, what's happening in Sudan? जिस तरह पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक ब्रिटिश की गुलामी में रहा, उसी तरह सूडान भी ब्रिटिश और इजिप्ट की गुलामी में रहा। लेकिन 1956 तक सूडान ब्रिटिश और इजिप्शियन अंपायर से आज़ादी हासिल कर चुका था। होना तो ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद सूडान की इकोनॉमी तरक्की करती और सूडान में अमन आता, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। आज़ादी के साथ ही सूडान में पहली सिविल वॉर शुरू हो गई। 1955 से शुरू होने वाली ये सिविल वॉर 1972 तक पूरे 17 साल जारी रही। 1972 में सूडान और साउथ सूडान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें साउथ सूडान को कुछ खुद मुख्तारी दी गई, और इस तरह ये पहली सूडानी सिविल वॉर खत्म हुई। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहली सिविल वॉर में 5 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। इस जंग के चंद साल बाद 1973 में सूडानी हुकूमत ने 1972 का वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया, जिसमें जनूबी सूडान को कुछ खुद मुख्तारी दी गई थी। दूसरी चीज ये कि 1983 में सदर जाफर नमीरी ने पूरे सूडान पर शरिया लॉ नाफिज कर दिया। अब क्योंकि साउथ सूडान पर ज्यादातर मसीही आबादी थी, इसलिए उनमें ये तासुर गया कि सूडानी हुकूमत जानबूझकर अपना मजहब हम पर मुसल्लत करना चाहती है। तीसरी बात यह कि सूडान के ज्यादातर तेल रिसोर्सेज साउथ सूडान में थे। सूडानी हुकूमत का दावा था कि इन रिसोर्सेज पर मरकज का हक है, जबकि साउथ सूडान का दावा था कि ये रिसोर्सेज साउथ सूडान में है, इसलिए इनकी आमदनी भी साउथ सूडान पर खर्च होनी चाहिए। चौथी चीज जो सूडान में दूसरी सिविल वॉर की बुनियाद बनी, वो थी मजहब और मुशर्रती तकसीम। नॉर्थ सूडान में ज्यादातर मुस्लिम अरब मौजूद थे, जबकि साउथ सूडान के ज्यादातर लोग मसीही और कुछ सूडान के पुराने मजहब को मानने वाले सियाह फाम थे। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर 1983 में सेकंड सुन्नीज सिविल वॉर का आगाज हुआ। इस सिविल वॉर में भी लाखों लोग मारे गए, और ये जंग भी पूरे 22 साल 2005 तक जारी रही। 1989 में सूडानी आर्मी के हेड उमर अल बशीर ने एक फौजी कूप करके सूडानी सदर को उसकी पोजीशन से हटा दिया, और 1983 में खुद सूडान के सदर बन गए। बशीर सूडान के पिछले हालात को देखते हुए एक बात समझ चुका था कि कल को कोई और फौजी जनरल मिलिट्री कूप करके मुझे पावर से हटा सकता है। सो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बशीर ने एक नई आर्मी बनाई, जिसका काम यह था कि वह नेशनल आर्मी के किसी भी कूप से बशीर की हिफाजत करेगी, और उसका नाम था RSS, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। 2013 से पहले RSF का नाम जंजावेद था, और इसी RSF ने 2003 से 2010 तक उमर अल बशीर के हुक्म पर दारफूर में लाखों लोगों का कत्लेआम किया। और इसी जीनोसाइड की बुनियाद पर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर अल बशीर की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए। उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप में सूडानियों पर बड़े जुल्म हुए। इन्हीं मुजालम से तंग आकर जनवरी 2011 को साउथ सूडान के लोगों ने सूडान से आज़ादी के लिए अपने वोट डाले। इस रेफरेंडम में करीब 99% लोगों ने सूडान से अलहदगी के हक में वोट डाला, और 9 जुलाई 2011 को सूडान का एक हिस्सा टूटकर साउथ सूडान बन गया। अब साउथ सूडान तो आज़ाद हो गया, लेकिन मेन सूडान में हालात उसी तरह के रहे। उमर अल बशीर जैसे डिक्टेटर के खिलाफ जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी RSF पूरे मुल्क में एक्टिव थी। RSF सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप नहीं था, बल्कि सूडान के सोने का बहुत बड़ा हिस्सा यही ग्रुप उमर अल बशीर के हुक्म पर स्मगल किया करता था।
और जाहिर है इस गोल्ड की आमदनी उमर अल बशीर की जेब में जाती और इस RSF पर भी खर्च होती। उमर अल बशीर ने मोहम्मद हमदान दगालो को इस RSF का चीफ मुकर्रर किया था, जबकि सूडान की जो नेशनल आर्मी थी उसके चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान थे। आप इस तरह समझे कि एक ही मुल्क में दो फौजें थीं। और फिर 2018 में बड़े पैमाने पर सूडानी अवाम ने उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इन प्रोटेस्ट को देखते हुए सूडान की नेशनल आर्मी और RSF के लीडर भी ये समझ चुके थे कि अब उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप को खत्म किए बगैर सूडानी अवाम नहीं रुकेगी। इसलिए इन दोनों फोर्सेस SAF के लीडर बुरहान और RSF के लीडर हमीटी ने मिलकर बशीर हुकूमत के खिलाफ बगावत की और उमर अल बशीर को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। इस तरह 2019 में सूडान से बशीर की 3 दहाइयों की डिक्टेटरशिप का खात्मा हो गया। लेकिन अब दोनों फोर्सेस के सरबराह बुरहान और हमीटी बराह रास्त इक़्तिदार पर काबिज हो चुके थे। सूडान की नेशनल आर्मी के सरबराह बुरहान ने हमीटी से कहा कि तुम्हारी RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सूडान की नेशनल आर्मी में मर्ज कर देते हैं, क्योंकि सूडानी आर्मी के रहते हुए एक और फोर्स की मुल्क में ज़रूरत नहीं। लेकिन हमीटी ने यह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा हो जाने की सूरत में उसकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती और वो सूडानी गोल्ड जिसे अब तक वो अपनी मलकियत समझ कर स्मगल किया करता और करोड़ों अरबों डॉलर्स की जायदादें बना रहा था, उससे भी हाथ धोना पड़ता। यानी एक ही मुल्क की दो फोर्सेस एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। और फिर 15 अप्रैल 2023 RSF ने खर्तूम शहर, उसके हवाई अड्डों, सूडान की नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर्स, TV चैनल्स के हेडक्वार्टर्स और रेडियो के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए। इसके जवाब में सूडान की नेशनल आर्मी SAF ने भी जवाबी हमले किए और इस तरह अप्रैल 2023 में सूडान में वो आग लगी जिसने पूरे सूडान को जलाकर राख कर दिया। बल्कि इस वीडियो की अपलोडिंग डेट दिसंबर 2025 तक सूडान को अभी तक ये आग जला रही है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मारे जा चुके हैं। बल्कि आप ये सैटेलाइट तस्वीरें देखें, ये सूडान के शहरों की हैं, जिसमें एक साथ इतने लोगों को मारा गया जिनके खून ने ज़मीन को सुर्ख कर दिया और सैटेलाइट से देखने के बाद भी ज़मीन सुर्ख नज़र आ रही है। आलमी ताकतें इंसानी तारीख के इतने बड़े जुल्म को देखने के बाद भी खामोश हैं, क्योंकि वो अपने मफादात की खातिर सूडान को इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया और UAE RSF को सपोर्ट करते हैं और सारे हथियार स्मगल करते हैं, क्योंकि उन्हें सोना चाहिए और वो सोना उन्हें हमीटी ही स्मगल करके दे सकता है। मिस्र का नाइल रिवर सूडान से ही निकल कर आता है, इसलिए मिस्री हुकूमत सूडान की नेशनल आर्मी SAF को सपोर्ट करती है। UK को सोना चाहिए, वो हमीटी को सपोर्ट करता है। USA को एक और मुल्क पर अपना वफादार डिक्टेटर चाहिए, वो दोनों को सपोर्ट करता है चाहे जो आ जाए। इसराइल को मुस्लिम दुनिया में अफरा तफरी चाहिए, इसलिए वो दोनों को सपोर्ट करता है। इसी तरह बाकी ममालिक भी अपने अपने मफादात की बुनियाद पर किसी एक गिरोह को सपोर्ट करते हैं और इस आग को बुझाने की बजाय इस पर मजीद तेल छिड़क रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जिसका फर्ज बनता है कि वो इस सिविल वॉर को रुकवाने में कोई अमली कदम उठाए, लेकिन अभी तक कोई खातिर-खा काबिल जिक्र अमली कदम नहीं उठाया गया। 15 अप्रैल 2024 को कनाडा ने SAF और RSF से मुंसलिक 2 अफराद और 4 इदारों पर पाबंदी आयद की। 23 जून 2024 को यूरोपीय यूनियन ने SAF और RSF के लिए हथियारों की तैयारी और खरीदारी के लिए 6 इदारों पर पाबंदी आयद की। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। दोनों गिरोहों का एक ही मजहब है और खुद को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। 2 जनरल की इक़्तिदार की भूख ने पूरे सूडान को आग में झोंक दिया। First of all, we are declaring a state of emergency. Second, we are dissolving the Sovereign Council and removing the state governors.